हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेरे नोट्स में मोस्टली जो है पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करते हैं, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक यहाँ पे हमें दिख रहा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था एक मेगा प्रोजेक्ट था, 13 ईयर्स जो था 1990 में हुआ था। उससे 13 ईयर्स पहले लॉन्च हुआ था और कंप्लीट हुआ था 2003 में बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। इसके आप ये याद रखना कि किसने करा था, क्योंकि यहाँ पे वो हेल्थ की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स वगैरह, इससे वो कंफ्यूज हो सकता है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, जो हमारा डीएनए होता है उसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, तो उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पता करना जो था वही इस प्रोजेक्ट का काम था। तो 2 इंडिविजुअल्स जो है उनके डीएनए में कितना परसेंट डिफर होता है, 0.1%। 99.9% जो है वो सेम रहता है हमारा डीएनए इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, और ये जो थी टेक्निक जो थी मैंने बता दिया 1990 में डेवलप हुई थी। इसको एक मेगा प्रोजेक्ट बोला गया था और इसमें क्या माना गया था कि हमारे पास 3 बिलियन जो है केमिकल बेस पेयर्स हैं कि ह्यूमन डीएनए में, और ये इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। जैसे कि डेटाबेस में ये सारे गोल्स थे, आइडेंटिफाई करना 20,000 से 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। हमने इम्प्रूव करे टूल्स डेटा एनालिसिस के लिए, ट्रांसफ़र करा टेक्नोलॉजीज़ को टू वेरियस इंडस्ट्रीज़ और एड्रेस करा एलसी। एलसी क्या था हमारा, एथिकल, लीगल, सोशल एंड इश्यूज़ आई फॉर इश्यूज़। ठीक है, तो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसकी कॉस्ट आ रही थी $3 पर बेस पेयर। ठीक है, तो इतनी कॉस्ट आ रही थी और इतना हमारा बड़ा डीएनए था, जो जीनोम था वो था कि अगर हम 1000 पेजेस की 3,300 बुक्स ले आए तब वो जाके कंप्लीट होगा। अब इतने डीएनए को हम बुक्स में तो कर नहीं सकते थे, तो हमने किस में करा था, कंप्यूटर में कर दिया था इसको ट्रांसफ़र, जो कि हमने सारे गोल्स भी देख लिए इसकी कि कैसे करना है। ठीक है, सारी टेक्नोलॉजी यूज़ करी हमने जिससे कि हमें पता चल जाए। गोल्स मैंने आपको बता ही दिए कि आइडेंटिफाई करना कितने जीन्स हैं और सीक्वेंस को डिटरमाइन करना, स्टोर करना, इसको इम्प्रूव करना, टूल्स को ट्रांसफ़र करना टू वेरियस इंडस्ट्रीज़, एड्रेस द एलसी। ठीक है, तो इससे एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे हम कि हमें डीएनए की वेरिएशंस, डीएनए वेरिएट क्यों होता है, म्यूटेशंस क्यों आती है, ये हमें पता चल जाए। और कि जो हमारा डीएनए है वो तो बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो इसके बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि इन द रेमेडी में और एनर्जी की प्रोडक्शन में हमें और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है कोई कंट्री पे, कोई कैलेमिटी आ गई जैसे कि ड्रॉट, सूखा पड़ गया, उसमें भी हमें हेल्प कर देगा। ठीक है, तो इसमें क्या करा था, पहले हमने करा था ESTS, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स जो थे हमने पहले करे थे, सारे डीएनए पे टैग्स लगा दिए थे कि ये ऐसे करना है। फिर हमने जो है इसकी जो फ्रैगमेंट्स है तोड़ तोड़ के सारे फ्रैगमेंट्स को स्टडी करा और फिर इसको डेटाबेस कंप्यूटर में डाल दिया। ठीक है, डीएनए सीक्वेंसिंग करी उसकी। ठीक है, ये था हमारा डीएनए के सेलेंट फीचर्स जो थे वो यही था कि 50% जो था वो हमें पता लग गया था और लेस देन 2% ऑफ द जीनोम जो था वो हमें पता चल गया था। अब एप्लीकेशन क्या थे, फ्यूचर चैलेंजेस क्या थे, वो हम कि जो है क्रिएटिविटी जो है सारी में खोल देता था साइंटिस्ट की। और जो है प्रिंसिपल ऑफ डीएनए ऑफ, इसके बाद आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो कि मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू बता दूंगी, इसी चैनल पे आ जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन हमारा इस चैप्टर का रिवीजन, जो कि है डीएनए। डीएनए क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म हमको पता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो होता है हमारे डीएनए एसिडिक होता है नेचर में। क्यों होता है एसिडिक, क्योंकि इस प्रेजेंट होते हैं फॉस्फेट ग्रुप्स जो कि इसको एसिडिक बना देते हैं। ठीक है, 2 तरह के हमारे होते हैं, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। जो डीएनए है उसको 3 कंपोनेंट से बना हुआ होता है, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट, तीनों। अगर शुगर और नाइट्रोजनस बेस है तो न्यूक्लियोसाइड कहलाता है, अगर तीनों आ जाए तो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में जो होता है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस बेस इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और ये जो होता है हमारा फॉस्फेट जो होता है वो ऐसा कुछ दिखता है, PO4 3 माइनस,
और जो शुगर होता है वो पेंटोज शुगर होते हैं यूजुअली, और राइबोज शुगर जो होती है आरएनए में प्रेजेंस होती है। डीएनए हमारी डीऑक्सी राइबोज शुगर आ जाती है ऐसी। क्यों डीऑक्सी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता एट द सेकेंड कार्बन पे, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो उसमें ऑक्सीजन होता है इन यहाँ पे ऐसे OH इन द आरएनए। नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं दो तरह के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स, ठीक है। और जो प्यूरिन्स आते हैं इसमें हमारे एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, पिरिमिडीन्स में थाइमिन और साइटोसिन। वाई से याद कर सकते हो, वाई थाइमिन साइटोसिन तीनों में वाई आ रहा है। प्यूरिन्स में यू की साउंड आ रही है मोस्टली, एडेनिन ग्वानिन। एडेनिन जो है थाइमिन के साथ करता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ करता है पेयरिंग। और अगर हम थाइमिन जो होता है वो हमारा सिर्फ डीएनए में होता है, आरएनए में हमारा यूरेसिल होता है इन प्लेस ऑफ थाइमिन, ठीक है। ये हो गया। अब अगर हम बात करें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की, बॉन्ड्स के बारे में, कि अगर पहले तो आप ये समझो कि जो शुगर है अगर दोनों साइड पे सेम ग्रुप है तो उसको सेस फॉर्म कहते हैं, ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और अगर हम बात करें मोर स्टेबिलिटी जो है कब आती है, जब कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। ये हमारी डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक शुगर है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, बेस प्लस शुगर, जो ए और टी है उसके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड आता है। और ऐसे ही अगर आरएनए में ऐसे आ जाएगा, डी की जगह यू आ जाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ही यही होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे देखो ये रहा डीऑक्सी राइबोज शुगर का, ये राइबोज शुगर का सिर्फ, ठीक है। बेस जो होते हैं वो प्यूरिन या पिरिमिडीन हो सकते हैं, और ये कनेक्ट होते हैं पिरिमिडीन्स C1N1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, C1N1 ये C1 हो गई हमारी, और N1 ये रही यहाँ से ये कनेक्ट हो जाता है बेस, ठीक है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है मोनोमेरिक यूनिट है न्यूक्लिक एसिड का, तो हमें पता चल जाएगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के बीच होता है। यहाँ पे मैं आपको बताया C1N1 से बेस कनेक्ट हो जाएगा, अगर फिफ्थ कार्बन पे हमारा फॉस्फर हो जाएगा, फिफ्थ से याद रखना पी फिफ्थ सेम सी आवाज़ आ रही है ना फिफ्थ, इसलिए फॉस्फोरस भी फिफ्थ ग्रुप पे आ जाएगा। और अगर हम बात करें कौन से बॉन्ड से ज्वाइन होता है, फॉस्फोरस थर्ड कार्बन के नेक्स्ट शुगर से ज्वाइन होता है, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोएस्टर। अगर दो ज्वाइन हो जाएंगे तो फॉस्फोडाइएस्टर हो जाएगा। अगर हम बात करें फॉस्फेट जो होता है नेगेटिव चार्ज देता है डीएनए को और एसिडिक भी बना देता है। शुगर जो होती है डीऑक्सीराइबोस और राइबोस होती है, हमारे पास दो तरह की होती है। अगर डीऑक्सीराइबोस एडेनिन के साथ गई तो डीऑक्सी एडिनोसिन, और अगर ग्वानिन के साथ डीऑक्सी ग्वानोसिन, न्यूक्लियोटाइड के साथ डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड, डीऑक्सी ग्वानिलाइक एसिड, थाइमोडाइलिक एसिड और डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड। अगर राइबोस जो है एडेनिन के साथ गई एडिनोसिन एडेनाइलिक एसिड, राइबोस और ग्वानिन जो है ग्वानोसिन बनाते हैं, और ग्वानोसिन प्लस फॉस्फेट ग्वानाइलिक एसिड बनाते हैं। राइबोस प्लस साइटोसिन जो है साइटिडीन बनाते हैं, और साइटिडीन प्लस पीओ फॉस्फेट ग्रुप साइटिडाइलिक एसिड बनाते हैं। और ऐसे यूरिडाइलिक एसिड यूरिडीन यूरेसिल से बनता है। जारगफ रूल जो है सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पे एप्लीकेबल होता है। क्या कहते हैं, प्यूरिन्स की रेशियो पिरिमिडीन्स के इक्वल होती है, मतलब कि A+C=G+C, और ये इक्वल हो जाएगा 100% के। और अगर हम इसको देखें A+G विल बी इक्वल अपॉन T+C इस कॉन्स्टेंट है सारी रेशियोज़ के लिए, जिसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आएगा उसके लिए एप्लीकेबल होगा। इसको हम बोलते हैं चारगफ रूल। अब अगर हम सेंट्रल डॉगमा की बात करें, आरएनए से डीएनए बनाना है, हमारे पास रेप्लिकेशन आता है, और अगर डीएनए से आरएनए बनाना है ट्रांसक्रिप्शन आता है, और अगर आरएनए से प्रोटीन बनाना है ट्रांसलेशन आता है। और अगर हम बात करें ट्रांसलेशन से आरएनए से डीएनए बनाना है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन है न्यूक्लियस में होता है, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है। अगर हम बात करें देखो डीएनए से हमने आरएनए बनाया ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, और आरएनए से प्रोटीन बनाए ट्रांसलेशन के थ्रू। ट्रांसलेशन जो होता है साइटोप्लाज्म में होता है। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, जिसमें से ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम में डिवाइड होता है। 44 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं, और लास्ट का 2 पेयर्स हो जाएंगे और सेक्स क्रोमोसोम हो जाएंगे, जैसे कि 44 फीमेल 43 और फिर एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा।
अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीएनए आरएनए। वॉटसन एंड क्रिक ने जो था 1953 में बताया था एंटी पैरेलल, कि मतलब अगर एक चेन 5 प्राइम है दूसरी 3 प्राइम है तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ 3 आएगा। कॉम्प्लीमेंटैरिटी मैं आपको बता सकती हूँ, A=T और G ट्रिपल बॉन्ड C से बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। और डीएनए की बैकबोन जो है शुगर फॉस्फेट से बनी हुई होती है। ह्यूमन डीएनए जो है एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। पिच जो होगी 3.4 नैनोमीटर या फिर 34 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट आएगा, 5 और 5 P से याद रखना, 3 प्राइम एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा। आरएनए में एडिशनल OH ग्रुप होता है जो कि इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देता है। जो भी हमने देखा था यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे 3 प्राइम पे OH ग्रुप होता है, स्टेबिलिटी को कम कर देगा। इसके पास यूरेसिल होते हैं इसलिए भी इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। डीएनए जो होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है, आरएनए जो होता है ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। अब अगर हम इस सारे एक्सपेरिमेंट्स की बात करें कि कैसे हुआ था, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर उससे अगर हो सकेगा तो नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आपके सारे ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और एप्लीकेशन के प्रोसेस को बता दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू, और इसको लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। मैं व्हाट्सएप चैनल पे आपको डेली PYQs में मैं आपको सेंड कर रही हूँ, मोस्टली डेली टारगेट्स भी मैं आपको सेंड कर ही देती हूँ, तो उस पर आप कनेक्ट हो सकते हैं, हो जाना है। ठीक है, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस।